अभी हम स्टार्ट करते हैं एनिमल वायरल डिजीज़ का टॉपिक। मैंने आपको अभी बताया कि 8 से 10 एनिमल वायरल डिजीज़ हैं, एक एक को डिटेल में पढ़ेंगे ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि किस तरह से स्टडी की जाती है। सबसे पहला वायरस आर्बो वायरस। आर्बो वायरस का मतलब होता है, हम इसको कहते हैं आर्थ्रोपोड बॉर्न डिजीज़। सर व्हाट डज आर्थ्रोपोड बॉर्न डिजीज़? ऐसी बीमारी जो किसी इंसेक्ट्स के बाइटिंग से हो, जो किसी इंसेक्ट्स के अटैचमेंट से हो, ऐसी बीमारी जो ट्रांसमिट हो थ्रू द इंसेक्ट्स बाइटिंग या इंसेक्ट्स अटैचमेंट, यानी इंसेक्ट्स अटैच हुआ, वायरस चला गया, उसको हम आर्बो वायरस कहते हैं। और ये बीमारी को हम लोग ये भी कहते हैं, इट इज़ कॉल्ड एज कम्युनिकेबल डिजीज़। व्हाट इज़ कम्युनिकेबल डिजीज़ मीन? कम्युनिकेबल डिजीज़ का मतलब होता है वो डिजीज़ जो कम्युनिटी में ट्रांसमिट हो फ्रॉम पर्सन टू अनदर पर्सन। अब ज़रा 1 मिनट के लिए आर्बो वायरस को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं। ये जो आर्बो वायरस है, जिसका नाम आर्थ्रोपोड बॉर्न डिजीज़ है, इसमें एज एग्जाम्पल मैं मॉस्किटो को लूँगा, क्योंकि मॉस्किटो एक ऐसा आर्थ्रोपोड है जो मैनी वायरल डिजीज़ ट्रांसमिट कर सकता है। आपको आइडिया दे देता हूँ, मॉस्किटो बिलोंग करता है क्लास इंसेक्टा से। एज यू नो कि इंसेक्टा इज़ अ लार्जेस्ट क्लास। आपको ये भी मालूम होगा कि इसको हम टेरिगोइटा एन इंसेक्ट कहते हैं। टेरिगोइटा इंसेक्ट्स का मतलब होता है विंग्स या फ्लाइंग इंसेक्ट। कौन कौन से इंसेक्ट उड़ सकते हैं? एक जिसका नाम क्या है, मॉस्किटो, और दूसरे इंसेक्ट्स जिनके अंदर विंग्स होते हैं, बटरफ्लाई, ये उड़ सकते हैं। अगर हम मॉस्किटो की बात करते हैं तो मॉस्किटो आपकी बुक में दिया हुआ है 4 ख़तरनाक डिजीज़ ट्रांसमिट करता है। 4 डिजीज़, 1 2 3 4। नंबर 1 एक डिजीज़ है जिसका नाम है डेंगू फीवर। मॉस्किटो से डेंगू फीवर के ट्रांसमिट का ख़तरा है। नंबर 2 हम उसे कहते हैं येलो फीवर, ये रहा। नंबर 3 एनसेफेलाइटिस, ये रहा। और नंबर 4, जी हाँ बेटा, मलेरिया फीवर। जस्ट आपको एक नॉलेज दे दूं कि डेंगू फीवर वायरस डिजीज़ है, येलो फीवर वायरस डिजीज़ है, एनसेफेलाइटिस वायरस डिजीज़ है, मलेरिया फीवर इट नोज अ वायरस डिजीज़, इट इज़ प्रोटोजोअल डिजीज़। ये रहा, प्रोटोजोआ की वजह से प्रोटोजोआ को ट्रांसमिट करते हैं। ये डेंगू फीवर क्या है? डेंगू फीवर एक मॉस्किटो के काटने की वजह से होता है। हम उसे कहते हैं क्यूलिक्स। ये मॉस्किटो की स्पीशीज़ का नाम है। अगर हम बात करते हैं येलो फीवर, तो येलो फीवर होता है एडीज़ के काटने से, इजिप्टी के काटने से। इजिप्टी इज़ अ स्पीशीज़ ऑफ मॉस्किटो, क्यूलिक्स इज़ अ स्पीशीज़ ऑफ मॉस्किटो। एनसेफेलाइटिस होता है एडीज़ स्पीशीज़ से, और मलेरिया होता है, जैसा कि आपको मालूम है, एनोफिलीस स्पीशीज़ से। अब अगर हम डेंगू फीवर की बात करते हैं तो डेंगू फीवर के अंदर होता है ब्लड डिसऑर्डर। ये रहा, ब्लड डिसऑर्डर का मतलब होता है उसके अंदर क्लॉटिंग फैक्टर जो है बेटा वो इंसान का डिस्टर्ब हो जाता है। आप कभी डेंगू फीवर के
पेशेंट को देखिएगा, उसे माउथ से उसे नेज़ल जो है बेटा वो ब्लीडिंग होती है और उसका प्लेटिलेट सेल, प्लेटिलेट काउंट बहुत लो हो जाता है। डेंगू फीवर से जो पेशेंट आपके पास आएगा वो लिथार्जिक होगा, जनरलाइज्ड वीकनेस होगी, पूरी बॉडी में पेन होगा, ख़ास तौर पर मसल्स पेन। डेंगू फीवर वाला मुसलसल वोमिटिंग, नोज़िया कर रहा होगा और हेडेक से आएगा। सीवियर कंडीशन में डेथ होने के चांसेस हैं और वो क्यूलिक्स स्पीशीज़ मॉस्किटो से होता है। अगर हम येलो फीवर की बात करते हैं तो इजिप्टी नाम से ज़ाहिर है इजिप्ट में ज़्यादा पाया जाता है। ज़्यादातर ये पाया जाता है डेजर्ट एरिया में। इसका नाम येलो फीवर इसलिए है कि स्किन में येलो डिस्कलरेशन हो जाती है, यानी इनकी स्किन जो है बेटा वो येलो हो जाती है। 103 हाई ग्रेड फीवर होता है विथ राइगर्स एंड चिल्स। राइगर्स एंड चिल्स का मतलब होता है कपकपाहट और कांपना शुरू हो जाता है बंदा। अगर हम एनसेफेलाइटिस की बात करें तो दे काज ब्रेन टिश्यू इन्फ्लेमेशन, दे काज ब्रेन टिश्यू इन्फेक्शन, एनसेफेलाइटिस। इसका नाम सेफेलाइटिस क्यों है? सेफ्लॉन मीन ब्रेन टिश्यू को कहते हैं, तो दिस इज काज्ड बाय एनसेफेलाइटिस ब्रेन। और इसके अंदर जो साइन सिम्टम है वो ये है कि इसमें मेंटल रिटार्डेशन का होने का खतरा है। मलेरिया फीवर चैप्टर नंबर 7 में डिटेल में पढ़ेंगे। जस्ट आपको एक थोड़ा सा आइडिया देता हूँ कि मलेरिया फीवर में क्या होता है, वोमिटिंग। मलेरिया फीवर में क्या होता है, नोज़िया, जनरलाइज्ड वीकनेस, जनरलाइज्ड बॉडी पेन और उसके साथ 103 हाई ग्रेड फीवर। फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो काज करवाती है ट्रांसमिशन ऑफ दिस डिजीज़। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम आर्बो वायरस की बात करते हैं, आर्थ्रोपोड बॉर्न डिजीज़ की, तो वो ये मॉस्किटो है। आर्बो वायरस के बाद नेक्स्ट चलते हैं हम पोलियो वायरस की तरफ। पोलियो वायरस आल्सो कॉल्ड आर्थ्रोपोड बॉर्न डिजीज़। एक्चुअली पोलियो एक ऐसी ख़तरनाक बीमारी है जो करवाती है पोलियोमाइलाइटिस डिजीज़। मैं आपको इसका पोलियो की ट्रांसमिशन का एक आसान सा तरीका बताता हूँ। एक्चुअली पोलियो फैलता कैसे है? कोई हाउस फ्लाई अगर बाहर कचरे में, किसी बाहर गटर के पानी में बैठे और उस हाउस फ्लाई के पर में, हाउस फ्लाई के पैरों में, हाउस फ्लाई की बॉडी में वो वायरस अटैच हो जाए, फिर वो हाउस फ्लाई गलियों से, गटर से होता हुआ अगर किसी घर में एंटर हो गया और अगर वो हाउस फ्लाई जो पोलियो ज़दा है, वो हाउस फ्लाई जिसके अंदर पोलियो के वायरस है, अगर वो खाने के बर्तन में बैठा, गिलास में, प्लेट में, अगर वो किसी खाने के ऊपर हाउस फ्लाई ने बैठा तो वो वायरस उस फूड में ट्रांसमिशन हो जाएगा। तो याद रखिएगा कि पोलियो वायरस हाउस फ्लाई के विंग से, हाउस फ्लाई के लिम्ब से भी ट्रांसमिट हो सकता है थ्रू देयर फूड पार्टिकल्स। ये रहा। पोलियो वायरस को पोलियो क्यों कहते हैं? एक्चुअली पोलियो से मुराद है ग्रे मैटर। सर व्हाट डज ग्रे मैटर मीन? एक्चुअली जब, मेरी बात समझिएगा, जब पोलियो वायरस बॉडी के अंदर एंटर हो जाता है तो वो पोलियो का वायरस थ्रू द मोटर न्यूरॉन, हमारी बॉडी में सेंसरी और मोटर न्यूरॉन होते हैं, थ्रू द मोटर न्यूरॉन, वो मोटर न्यूरॉन को एज अ रूट के तौर पर इस्तेमाल करता है और फ्रॉम द मोटर न्यूरॉन वो ब्रेन में चला जाता है और ब्रेन में जाकर वो पोलियो का वायरस लिम्स के मसल्स को
पैरालाइज कर देता है। ये देखिएगा, आप कभी पोलियो के पेशेंट को देखिएगा, पोलियो इज़ नॉट अ डिजीज़ ऑफ बोन, पोलियो नॉट अ डिजीज़ ऑफ स्केलेटन, पोलियो इज़ अ डिजीज़ ऑफ डिफॉर्मिटी ऑफ मसल्स। पोलियो में एक टांग खराब होने का क्यों खतरा होता है? क्योंकि वहाँ के मसल्स मुकम्मल तौर पर पैरालाइज हो जाते हैं, वहाँ के लिम्स के मसल्स मुकम्मल तौर पर श्रिंक हो जाते हैं। तो पोलियो की रूट ऑफ ट्रांसमिशन फूड भी है। इसीलिए याद रखिएगा, एक दफ़ा पैरालाइज हो गया तो दिस इज़ अनट्रीटेबल। पोलियो अनट्रीटेबल डिजीज़ है, पोलियो की कोई ट्रीटमेंट नहीं है अगर एक दफ़ा पोलियो हो गया। और मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि पोलियो की कैंपेन जो पूरी दुनिया में स्टार्ट हुई थी, नाउ among 236 countries of worldwide, only 4 countries have still polio virus in their country। उनमें अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान का भी नाम आता है। पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, नाइजीरिया और कुछ लोग कहते हैं सोमालिया, उसके अंदर स्टिल पोलियो के वायरस और पोलियो की बीमारी ट्रांसमिट हो रही है। अब पोलियो की जो वैक्सीन है, ये दुनिया की वाहिद वैक्सीन है जो दी जाती है थ्रू द ओरल रूट। सर, पोलियो की वैक्सीन ओरल रूट से क्यों दी जाती है? आपको अंदाज़ा हो गया होगा, क्योंकि पोलियो बॉडी में जो उसकी रूट ऑफ ट्रांसमिशन है वो भी थ्रू द माउथ, थ्रू द फूड है। तो माउथ के ज़रिए पोलियो वायरस गया तो वैक्सीन भी उसके पीछे पीछे माउथ के ज़रिए जाएगी। अदरवाइज़ अदर जितनी भी वैक्सीन्स हैं दे ऑल आर इंजेक्टेबल फॉर्म। अब आगे चलते हैं। पोलियो के बाद नेक्स्ट अहम तरीन टॉपिक है नंबर 3 और हम उसे कहते हैं, ये कहलाता है पॉक्स वायरस। पॉक्स का मतलब होता है पस। पॉक्स 2 तरह का वायरस कहलाता है, ये रहा, एक जिसका नाम है स्मॉल पॉक्स वायरस और एक जिसको हम लोग कहते हैं चिकन पॉक्स वायरस। स्मॉल पॉक्स वायरस के एक आइडिया मैं आपको दे दूं कि स्मॉल पॉक्स इज कंप्लीटली इरेडिकेटेड फ्रॉम दिस वर्ल्ड। स्मॉल पॉक्स वायरस की जो डिजीज़ है वो इस दुनिया से ख़त्म हो चुकी है। WHO वालों ने बताया था कि वर्ल्ड वाइड 1982 में स्मॉल पॉक्स वैक्सीन पूरी दुनिया के अंदर उन्होंने कैंपेन चलाई थी और इसका इतना इफ़ेक्टिव रिज़ल्ट आया कि उन्होंने डिक्लेयर कर दिया है कि स्मॉल पॉक्स, चीचक के दाने, मुंह पे छोटे छोटे पस वाले दाने बन जाते थे, वो अब दुनिया में ख़त्म हो गया। सर क्यों? स्मॉल पॉक्स वायरस क्यों ख़त्म हुआ? बिकॉज उसकी वैक्सीन प्रोवाइड लाइफ टाइम इम्यूनिटी। स्मॉल पॉक्स की जो स्मॉल पॉक्स का जो वायरस है, जो डिजीज़ है, वो लाइफ टाइम इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। एक दफ़ा आपने स्मॉल पॉक्स वैक्सीन को इंजेक्ट करवाया, देयर इज़ नो नीड ऑफ एनी अदर डोज, नो नीड ऑफ बूस्टर डोज इन होल योर लाइफ। फिर व्हाट डू यू मीन बाय द चिकन वायरस, चिकन पॉक्स वायरस? एक बात तो याद रखिएगा, चिकन पॉक्स का चिकन से, हैन से, एग से कोई ताल्लुक नहीं है। एक्चुअली हुआ ये कि चिकन पॉक्स का वायरस जब पहली दफ़ा डिस्कवर हुआ तो वो एक फार्मर जो चिकन के में फार्म हाउस में जो काम करते हैं, ये उसमें से निकला था, इसलिए चिकन पॉक्स वायरस नाम पड़ा। देयर इज़ नो एनी रिलेशन विद चिकन। इसमें चिकन पॉक्स वायरस में क्या होता है? इट इज़ अ स्किन वायरल डिजीज़। चिकन पॉक्स एक स्किन की डिजीज़ है जिसमें होता कुछ यूँ है कि पहले उसके अंदर वेजिकल्स बनते हैं।
वेसिकल्स बोलते हैं पानी वाले दाने छोटे छोटे। फिर उसके अंदर पस्ट्यूल्स बनते हैं, पस्ट्यूल्स से मुराद है पस वाले दाने, और फिर उनमें अल्सरेशन हो जाती है, अल्सरेशन ऑफ स्किन, स्किन उनकी अल्सर हो जाती है और वहाँ से कभी कभी ब्लीड करता है, और ये बीमारी होती है थ्रू द कॉन्टैक्ट डिजीज़। कम्युनिकेबल डिजीज़ क्लोज कांटेक्ट से, स्किन कांटेक्ट से ये बीमारी होती है और आस्ता आस्ता इसका लेवल चिकन पॉक्स का बढ़ जाता है। इसके अंदर भी हाई ग्रेड फीवर होता है और इसके अंदर भी जो बच्चा है वो इरिटेबल होता है, हम इसको कहते हैं चिकन पॉक्स वायरस। फिर आगे चलते हैं, पॉक्स के बाद नंबर 4 एक और वायरस की कहानी पढ़ते हैं, पैरामैक्सो वायरस। पैरामैक्सो वायरस एक्चुअल में वो 2 ग्रुप का नाम है, एक जिसको हम लोग कहते हैं मम्स और एक कहलाता है इट इज़ नोन एज मिजल्स। मम्स का मतलब होता है सैलिवरी ग्लैंड इन्फेक्शन, जो हमारी बॉडी में सैलिवरी ग्लैंड होते हैं उसके इन्फेक्शन को कहते हैं। मैं आपको बताता हूँ कैसे। ये देखिएगा, ये है एयर, ये हमारा कान है, ये रहा लोअर जा जिसका नाम मैक्सिला है। एक सैलिवरी ग्लैंड आपको यहाँ पर मिलेगा, ये रहा, दिस इज सैलिवरी ग्लैंड, और हम इसे कहते हैं पैरोटिड ग्लैंड। पैरोटिड ग्लैंड नोन एज द लार्जेस्ट सैलिवरी ग्लैंड, सबसे बड़ा हमारी बॉडी का सैलिवरी ग्लैंड है और इट इज़ प्रेजेंट एट द बेस ऑफ एयर, जो हमारे कान के बिल्कुल नीचे होता है। इसका नाम पैरोटिड इसलिए है कि पैरा का मतलब होता है अराउंड, ओटिड का मतलब होता है एयर। फिर छोटे छोटे ग्लैंड्स यहाँ पाए जाते हैं, दिस आर नोन एज, जो लोअर जाए उसको हम मैंडिबल कहते हैं, सॉरी मैं दोबारा बोलता हूँ, जो लोअर जाए उसको मैंडिबल, जो अपर जाए उसको मैक्सिला कहते हैं। तो ये वाला जो ग्लैंड है इसको बोलते हैं सब मैंडिबुलर ग्लैंड। सब मैंडिबुलर ग्लैंड का मतलब वो ग्लैंड जो मैंडिबल के नीचे पाया जाता है। और ये टंग, जो टंग के नीचे ग्लैंड पाया जाता है, दिस इज नोन एज सबलिंगुअल ग्लैंड्स। सबलिंगुअल ग्लैंड्स का मतलब होता है इट इज प्रेजेंट एट द बेस ऑफ टंग, इट इज प्रेजेंट एट द बेस ऑफ लोअर जा। अगर आप सिविल हॉस्पिटल या किसी भी हॉस्पिटल में बच्चों के वार्ड में, पीडियाट्रिक्स वार्ड में अगर आप रोज़ बैठें तो आपको 100 बच्चों के में से एक को ज़रूर मम्स की बीमारी आइडेंटिफाई होगी। पता कैसे चलेगा कि इस बच्चे को मम्स हो गया? उसकी पहली निशानी मम्स की, जो फर्स्ट एवर निशानी वो ये है कि बायलैटरल चीक्स की स्वेलिंग होगी। बायलैटरल चीक स्वेलिंग मीन्स दोनों के दोनों तरफ जो चीक्स हैं वो स्वेल होंगे। नंबर 2, उनको हाई ग्रेड फीवर होगा। नंबर 3, उनको पेनफुल उनकी कंडीशन होगी, इंतहाई ख़तरनाक उनको पेन होगा। जो बच्चे होंगे वो बहुत ज़्यादा इरिटेबल होंगे, लिथार्जिक होंगे, एंड दे कैन नॉट ईट, इवन दे कैन नॉट ड्रिंक वाटर, क्योंकि उनको ऐसा लगेगा कि अगर हम पानी पिएंगे तो हमें दर्द होगा। तो इसको कहते हैं हम मम्स। मम्स का मतलब सैलिवरी ग्लैंड इन्फेक्शन। मम्स के बाद नंबर 2 अगर हम पढ़ें, नंबर 2, तो इट इज़ कॉल्ड एज मिजल्स। मिजल्स कहते हैं एक बीमारी को जिसका नाम है खसरा। दिस इज़ आल्सो स्किन वायरल इन्फेक्शन। मिजल्स भी स्किन वायरल इन्फेक्शन है, मगर ये
चिकन पॉक्स से ज़्यादा ख़तरनाक है, बिकॉज ये आई में और आई में इन्फेक्शन करवाते हैं, इसके साथ साथ ये मल्टीपल ऑर्गन फेलियर कराती हैं, क्योंकि मिज़ल्स की अगर कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा हो जाए तो वो बॉडी के अंदर ऑर्गन्स को इन्फेक्शन करवाती हैं। मिज़ल्स वो बीमारी है जिसके अंदर मोर्टेलिटी रेट बहुत ज़्यादा है। ये वो स्किन वायरल डिजीज़ है जिसमें बच्चों के मरने का ख़तरा होता है, और उन बच्चों के जो बच्चे इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड होते हैं। इम्यूनो कम्प्रोमाइज का मतलब जिनका इम्यून सिस्टम पहले से ज़्यादा बेटा क्या होता है, वीक होता है। तो ये हमारा टॉपिक है। एक हमने पढ़ा पोलियो वायरस, एक पढ़ा पॉक्स वायरस, एक हमने पढ़ा पैरामैक्सो वायरस। मम्स का मतलब सैलिवरी ग्लैंड इन्फेक्शन, मिज़ल्स आल्सो स्किन वायरल इन्फेक्शन। ये भी होता है थ्रू द क्लोज्ड स्किन कॉन्टैक्ट से। थैंक यू। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वैरायटी ऑफ लाइफ का हमने जो टॉपिक कवर किए थे आपको याद होगा, लाइटिक लाइजोजेनिक साइकिल पढ़ा हमने, वायरल एनिमल डिजीज़ और वायरल प्लांट डिजीज़ पढ़े। आपकी बुक में सिर्फ डिजीज़ का नाम था, मैंने उनको डिटेल में पढ़ाया ताकि आपको साइन सिम्टम पढ़ने में आसानी हो और फ्यूचर डॉक्टर आप हो तो आपको डिजीज़ के बारे में थोड़ा ABC नो हाउ होना चाहिए। आज हम वैरायटी ऑफ लाइफ चैप्टर नंबर 6 का आखिरी 2 टॉपिक कवर करते हैं। एक का नाम वैरायटी ऑफ लाइफ, एक का नाम एड्स है और एक का नाम हेपेटाइटिस है। ज़रा सुनिएगा एड्स को किस तरह से पढ़ना है। एड्स 4 लफ्ज़ों से मिलकर बना है, AIDS, एड्स। कोई पूछे एड्स क्या है तो एड्स का मतलब होता है एक्वायर्ड, आई का मतलब होता है इम्यून, डी का मतलब होता है डेफिशिएंसी और एस का मतलब होता है सिंड्रोम। तो एड्स एक लफ्ज नहीं है, 4 अलग अलग लफ्ज हैं, एक्वायर्ड, इम्यून, डिफिशिएंसी, सिंड्रोम। अब ये कौन से लफ्ज हैं 4, जरा सुनिएगा। मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना चाहता हूं। कुछ डिजीज हैं उनके बारे में आपको नॉलेज हो। एक ऐसी डिजीज जिसके बारे में आपको नो हाउ हो। याद रखिएगा, जब आपका MBBS में कदम रखेंगे आप तो आहिस्ता आहिस्ता आपको मेडिकल लैंग्वेज आहिस्ता आहिस्ता आपकी टिप ऑफ टंग में आती जाएंगे। उन मेडिकल लैंग्वेज में एक डिजीज है जिसको हम लोग कहते हैं एक्यूट। एक डिजीज है जिसका नाम है क्रॉनिक। सर, व्हाट डज एक्यूट मीन, व्हाट डज क्रॉनिक मीन? ऐसी बीमारी जो रिसेंट अभी हुई हो, आप डॉक्टर हैं, पेशेंट आपके पास आया, आपको कहा डॉक्टर साहब मुझे उल्टियां कल रात से है, मुझे सांस में तकलीफ 1 दिन हुआ है, 24 घंटे अभी हुआ है, 2 दिन हुए, मुझे लगता है कि मुझे जो है फीवर है 2 दिन से। इसका मतलब है वो बीमारी जिसकी शॉर्ट हिस्ट्री हो, वो बीमारी जो अभी उसको लगी हो रिसेंट, और वो बीमारी हो सीवियर। क्योंकि ज़्यादातर जो एक्यूट के मरीज आते हैं वो ज़्यादातर ख़तरनाक कंडीशन में, यू कैन से डैट सीरियस कंडीशन में आते हैं, तो हम उसको बोलते हैं एक्यूट। ये प्रॉब्लम एक्यूट है। एक्यूट का मतलब न्यूली अराइज, अभी रिसेंटली हुई है। क्रॉनिक का मतलब होता है जिसकी लॉन्ग या जिसकी प्रोलॉन्ग हिस्ट्री हो। सर, ऐसी कोई बीमारी है? जी हाँ बेटा, ट्यूबरकुलोसिस, टीबी वाले पेशेंट की खांसी, कफ खत्म नहीं होती। 1 हफ्ता, 1.5 हफ्ता, 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने तक उसको खांसी, उसको कफ खत्म नहीं होती। तो पेशेंट आपके पास आएगा, आप क्लिनिक पे हॉस्पिटल में हो और आपको कहेगा डॉक्टर साहब मुझे खांसी है, और कब से है? 2 महीने से है, 3 महीने से। इट मीन्स आप इसको लेबल करेंगे कि ये क्रॉनिक प्रॉब्लम है। तो
आपका जब हॉस्पिटल जाना हो, खास तौर पर मेडिकल के वार्ड में, तो आप देखिएगा उधर लिखा होगा एक्यूट रीनल फेल्यूर, एक्यूट किडनी फेल्यूर, एक्यूट हेपेटाइटिस, यानी ये चीजें अभी रिसेंटली डायग्नोस हुई है। अगर लिखा हो क्रॉनिक रीनल फेल्यूर, क्रॉनिक हेपेटाइटिस, इसका मतलब है कि ये बीमारी उनको कई दिनों से, कई महीनों से है। तो एक दो बीमारियों के बारे में मैं आपको आइडिया दे रहा हूं। एक कहलाता है एक्यूट रिसेंटली, एक होता है क्रॉनिक लॉन्ग हिस्ट्री। इसमें एक और बीमारी आती है और हम इसको कहते हैं एक्वायर्ड, ये रहा एक्वायर्ड, और दूसरा कहलाता है कॉन्जेनाइटल। सर व्हाट डज एक्वायर्ड मीन, व्हाट डज कॉन्जेनाइटल मीन्स? कॉन्जेनाइटल का मतलब होता है वो बीमारी जो किसी बच्चे को लगी हो, वो डिसऑर्डर, वो डिजीज जो किसी बच्चे को हुई हो जब वो मां के पेट में हो। बहुत सारी ऐसी मेडिसिन हैं जो प्रेगनेंसी में नहीं खानी चाहिए, बहुत सारी ऐसी बेटा चीजें हैं जो प्रेगनेंसी में अवॉइड करनी चाहिए। जैसे जब 4th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी हो जाए तो नेवर एवर एक्सपोज प्रेग्नेंट फीमेल टू द रेडिएशन एक्सरे। 4th मंथ के बाद आप एक्सरे नहीं करवाइएगा, एक्सरे करवाए, उसकी हाई फ्रीक्वेंसी रेज उस बच्चे को अंदर से डिस्ट्रॉय कर देगी, उसका कोई ऑर्गन फेल्यूर हो जाएगा। ये बहुत कम लोगों को मालूम है। डॉक्टर्स जो जनरल प्रैक्टिस करते हैं उनके जहन से भी निकल जाता है। फ्लैजिल, टैबलेट फ्लैजिल नेवर एवर, कभी आप प्रेग्नेंट वुमेन को ना दें। अगर आपने टैबलेट फ्लैजिल दी, खाएगी टैबलेट फ्लैजिल उसकी मदर और एक्सक्रीट आउट होगा उसके पेट के अंदर, बच्चे की किडनी से किडनी स्वेलिंग कर जाएगी। तो वो बीमारी जो हो ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक लाइफ, वो बीमारी जो हो ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ एम्ब्रियोजेनेसिस, तो उसको नहीं देना। अच्छा सर, और फिर एक बीमारी और है जिसको बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज जेनेटिक डिसऑर्डर। जेनेटिक डिसऑर्डर से मुराद है कि ऐसी बीमारी जो चल रही है फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, ऐसी बीमारी जो चल रही है फ्रॉम ऑफस्प्रिंग टू अनदर ऑफस्प्रिंग, उसको हम लोग कहते हैं जेनेटिक डिसऑर्डर। जेनेटिक डिसऑर्डर का मतलब होता है ये बीमारी हेरिडिटरी है। हेरिडिटरी का मतलब दे हैव एबिलिटी टू ट्रांसफर, खानदानी बीमारी को हम इसमें लाते हैं। हाँ अलबत्ता अगर हम एक्वायर्ड की बात करें तो एक्वायर्ड का मतलब होता है फ्रॉम एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, ऐसी बीमारी जो उसको एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से लगी हो उसको हम लोग कहते हैं एक्वायर्ड। एक्वायर्ड का मतलब दे एक्वायर्ड फ्रॉम इन्वायरमेंट। पोलियो उस टाइम होगा बच्चे को जब वो पोलियो ज्यादा खाना खाएगा, तो पोलियो कोई जेनेटिक डिसऑर्डर नहीं है, उस बच्चे को पैदा होने के बाद खाना खाने के दौरान हुआ। मलेरिया मच्छर के काटने से हुआ, तो वो बीमारी भी बेटा जेनेटिक नहीं है, पैदा हुआ बच्चा, उसको मच्छर ने काटा और उस मॉस्किटो की वजह से उसमें ट्रांसफर हो गया। या अगर हम दूसरी हेपेटाइटिस की बात करें, ट्यूबरक्लोसिस की बात करें, टीबी कोई जेनेटिक डिसऑर्डर नहीं है बेटा, टीबी तो उसको होती है जो सांस लेता है, बिकॉज एयर ड्रॉपलेट से ट्यूबरक्लोसिस ट्रांसफर होता है। तो जब पहली दफा 1980s में जब पहली दफा एड्स डिस्कवर हुआ या पूरी दुनिया में एक्सपोजर हुआ, तो ज्यादातर लोग ये कहते थे कि एड्स होता है फ्रॉम एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से, मगर अब ये बात गलत साबित हुई है। एड्स मां से उसके बच्चे को भी ट्रांसफर हो सकता है। अच्छा, तो एक्वायर्ड का मतलब आप समझ गए। एक्वायर्ड का मतलब द डिजीज कम फ्रॉम एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, कम फ्रॉम योर इन्वायरमेंट। आगे चलते हैं, फिर आपको अंदाजा होगा इम्यून सिस्टम के बारे में। आप सारे स्टूडेंट्स को आइडिया होगा इम्यून सिस्टम हमारी बॉडी का डिफेंसिव सिस्टम है। इम्यून सिस्टम हमारी बॉडी की बेटा क्या करता है, प्रोटेक्शन करता है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट हाईली इंफेक्शियस ऑर्गेनिजम्स। इम्यून सिस्टम को हम दो में डिवाइड करते हैं, ये रे, एक जिसका नाम है बी सेल्स,
और एक जिसको बोलते हैं टी सेल्स। बी सेल्स वो हैं जो बोन मैरो से निकलते हैं। टी सेल्स वो हैं जो थाइमस ग्लैंड से निकलते हैं। ये रहे। एज यू नो थाइमस ग्लैंड बिल्कुल हमारे जहां हम टाई बांधते हैं बिल्कुल वहां पर स्टर्नम के पीछे होता है। बी सेल्स एंटी बैक्टीरियल सेल्स हैं। ये बैक्टीरिया के खिलाफ काम करते हैं। और टी सेल्स जो हैं वो एंटी वायरल सेल है। एंटी वायरल सेल का मतलब कि जो वायरस के खिलाफ काम करते हैं, अगेंस्ट वायरल इंफेक्शन। अगर हम टी सेल्स को 3 में डिवाइड करें तो एक टी सेल्स कहलाता है जिसका नाम है हेल्पर टी सेल्स। एक टी सेल्स कहलाता है जिसको कहते हैं साइटोटॉक्सिक टी सेल्स। और एक टी सेल्स कहलाता है जिसका नाम है मेमोरी टी सेल्स। ये रहा। सर तीनों में फर्क क्या है? हेल्पर टी सेल्स जो है वो आइडेंटिफाई करता है वायरस को, वो आइडेंटिफाई करता है वायरल प्रोडक्ट्स को। तो कोई पूछे हेल्पर टी सेल्स का क्या काम है, तो दे रिकग्नाइज्ड। ये हेल्पर टी सेल्स जो है वो रिकग्नाइज करता है कि कौन सा वायरस और कौन सी उसकी प्रोडक्ट है। अगर हम बात करें साइटोटॉक्सिक टी सेल्स की, तो साइटोटॉक्सिक टी सेल्स उस वायरस को डिस्ट्रॉय करता है। साइटोटॉक्सिक टी सेल्स उस वायरस को जो है बेटा किल करता है, यूं समझ लीजिए। हाँ, अलबत्ता मेमोरी टी सेल्स उसकी मेमोरी को, उसके जीन को, उसके जेनेटिक मटेरियल को फ्यूचर के लिए बेटा क्या करता है? स्टोर करता है। अब जरा समझिएगा होता क्या है। जो एड्स का जो वायरस है वो हेल्पर टी सेल्स को, एड्स का जो वायरस है वो एड्स का जो वायरस है वो हेल्पर टी सेल्स को डिस्ट्रॉय करता है। तो ना ही हेल्पर टी सेल्स होंगे, ना ही उसको आइडेंटिफाई करने वाला कोई होगा, और एड्स इम्यून सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर देगा। तो अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एड्स, तो इट इज हाईली इंफेक्शियस वायरल डिसऑर्डर। सबसे खतरनाक वायरल डिसऑर्डर है। ये वो वायरल डिसऑर्डर है जो कहलाता है कॉल्ड एज कम्युनिकेबल डिजीज। कम्युनिकेबल डिजीज का मतलब होता है ऐसी डिजीज जो कम्युनिटी के अंदर स्प्रेड हो बड़ी जल्दी, उसको हम लोग कहते हैं कम्युनिकेबल डिजीज। कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं वो आपसे डिस्कस करते हैं। ये जो एड्स है ये ऐसी वायरल डिजीज है जो डिस्ट्रॉय करता है ह्यूमन हेल्पर टी सेल्स। हेल्पर टी सेल्स को डिस्ट्रॉय करता है ताकि उसकी इम्यूनिटी, ताकि उसका इम्यून सिस्टम सबका सब बेटा क्या हो जाए? डैमेज हो जाए। तो याद रखिएगा एड्स का वायरस, एड्स की डेफिनेशन क्या है? हाईली कम्युनिकेबल डिजीज, हाईली इंफेक्शियस डिजीज। फिर आगे चलते हैं, फिर हम लोग पढ़ते हैं। तो अब आपको एड्स के बारे में अंदाजा हो गया होगा कि एड्स में ए का मतलब होता है एक्वायर्ड। एक्वायर्ड मीन्स डिजीज टेक फ्रॉम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, और इम्यून डिफिशिएंसी का मतलब है ऐसा वायरस जो इम्यून सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर दे, हेल्पर टी सेल्स को डिस्ट्रॉय करता है। आगे चलते हैं। सर व्हाट डज सिंड्रोम मीन? अगर कभी लफ्ज आ जाए सिंड्रोम, तो सिंड्रोम से मुराद क्या है? सिंड्रोम का मतलब होता है इट इज कलेक्शन ऑफ डिजीज जिसके अंदर साइन सिम्टम्स एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करें, यानी साइन सिम्टम्स आपस में मिक्सअप हो जाए, उसको सिंड्रोम कहते हैं। कलेक्शन ऑफ ऑल डिजीज, एड्स का जो मरीज होगा उसको मल्टीपल साइन सिम्टम डेवलप होंगे।
सर एड्स का वायरस कौन सा है? तो याद रखना एड्स एक अलग बीमारी है और उसका वायरस एक अलग है और उस वायरस का नाम है HIV, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशिएंसी वायरस। ये रहा ह्यूमन इम्यूनो डिफिशिएंसी वायरस HIV। ये वो वायरस है जिसको हम लोग कैटेगरी में रखते हैं रिट्रो वायरस की। रिट्रो वायरस उसको कहते हैं जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करवाता है। ये रहा रिट्रो वायरस और ये एक तरह से RNA वायरस है, एनवलप वायरस है। किस तरह से वायरस की शेप है? ये रहा वायरस के ऊपर प्रोटीन कोट एनवलप, ये इसके कहलाते हैं स्पाइक्स। ये रहा RNA वगैरह और ये रहा एंजाइम्स। वायरस के अंदर एंजाइम होता है जिसका नाम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। ये वो वायरस है जो इम्यून सिस्टम के हेल्पर T सेल्स को डिस्ट्रॉय करता है। सर व्हाट आर द साइन एंड व्हाट आर द सिम्टम ऑफ एड्स? एड्स के साइन सिम्टम क्या है? कैसे पता चलेगा कि इसको एड्स हो गया? सबसे पहला साइन सिम्टम में, वैसे तो बहुत सारे हैं, और वो है फ्लू लाइक सिंड्रोम। मैं आपको बताता हूं बेटा, एड्स हैव नॉन स्पेसिफिक साइन सिम्टम्स। ये रहे हर मरीज में साइन सिम्टम एड्स के चेंज होते हैं, हर किसी में एक जैसा नहीं होता। किसी में एड्स रिप्रेजेंट करता है फ्लू लाइक सिंड्रोम में। फ्लू लाइक सिंड्रोम का मतलब होता है राइनोरिया। राइनोरिया से मुराद है नाक बहना, स्नीजिंग, कफिंग, चेस्ट पेन। तो कभी कभी एड्स की प्रेजेंटेशन फ्लू लाइक सिंड्रोम से भी होती है कि उसको फ्लू होना शुरू हुआ और वो आस्ता आस्ता खत्म ही नहीं हो रहा। नंबर 2 सर, और जी हाँ बेटा, जनरलाइज्ड वीकनेस। पेशेंट आपके पास आएगा तो उसको पूरी बॉडी के अंदर वीकनेस होगी। इस कंडीशन को हम लोग कहते हैं लिथार्जिक कंडीशन। ये थकन वगैरह की कंडीशन, जनरलाइज्ड वीकनेस। नंबर 3, पेशेंट आपके पास आएगा तो किसी किसी जगह पे लिखा है उसको नौजिया या वोमिटिंग डेवलप हुई होगी। नंबर 4, उसको फीवर होगा फ्रॉम अननोन ओरिजिन, फीवर ऑफ अननोन ओरिजिन। किसी को बुखार हुआ, आपके पास पेशेंट आया, आपने उसका टाइफाइड का, टीबी का टेस्ट करवाया, आपने नमूनिया का, आपने हेपेटाइटिस का टेस्ट कराया, कोई भी टेस्ट करा रहे हैं उसके अंदर पता नहीं चल रहा कि इसको क्यों, क्या, कैसे हुआ, मगर जब आपने HIV का टेस्ट कराया तो पता चला इसको एड्स हुआ। फिर नंबर 4, नंबर 5, फीवर, नोजिया, वोमिटिंग, और कोई कहता है एब्डोमिनल क्रैम्प्स, पेट में दर्द, विच लीड्स टू डायरिया और विच लीड्स टू कॉन्स्टिपेशन। मगर इसके साथ जो सबसे अहम तरीन एड्स का साइन सिम्टम है, जिसके बगैर एड्स का मुकम्मल नहीं है, जो यूं समझ लें आधे से ज्यादा 50% से ज्यादा एड्स के मरीज में देखा गया है, वो है कैपोसी सार्कोमा। ये रहा कैपोसी सार्कोमा। इट इज स्किन सॉफ्ट टिश्यू ट्यूमर। स्किन के सॉफ्ट टिश्यू ट्यूमर में कैपोसी सार्कोमा होता है और मोर देन 50% पेशेंट में एड्स के साइन सिम्टम ये डेवलप हुए। फिर व्हाट आर साइन सिम्टम विच इज नर्वस सिस्टम रिलेटेड। कुछ एड्स के साइन सिम्टम्स हैं जो नर्वस सिस्टम से रिलेट करते हैं,
जिसमें नंबर 1 आता है इरिवर्सिबल डिमेंशिया। इरिवर्सिबल डिमेंशिया का मतलब होता है लॉस ऑफ मेमोरी, उसकी मेमोरी हमेशा के लिए चले गई। इसके अंदर साइन सिम्टम में डिमेंशिया भी था, लॉस ऑफ मेमोरी। नंबर 2 मेंटल रिटार्डेशन। ये रहा मेंटल रिटार्डेशन का मतलब आस्ता आस्ता वो पागल होने की तरफ चला गया। उसके साथ साथ मेंटल रिटार्डेशन के साथ साथ उसका लो IQ लेवल होगा और मेंटल एजिलिटी होगी। ये रही मेंटल एजिलिटी, ड्वेल मूड चेंज, और दे कैन लीड्स टू कॉमा एंड कॉमा दे मे बी लीड्स टू डेथ। तो याद रखिएगा नर्वस सिस्टम रिलेटेड डिजीज में इरिवर्सिबल डिमेंशिया आता है, मेंटल रिटार्डेशन, लो IQ, मेंटल एजिलिटी वगैरह आती है। मैं अपनी बात और आगे लेके चलता हूं। सर व्हाट आर द डिफरेंट रूट्स ऑफ ट्रांसमिशन? एड्स फैलता कैसे? व्हाट आर द रूट्स ऑफ ट्रांसमिशन? सबसे पहला रूट नंबर 1 वो है सेक्सुअल कांटेक्ट। सेक्सुअल कांटेक्ट से मुराद एक पार्टनर का म्यूकस मेम्ब्रेन दूसरे पार्टनर की म्यूकस मेम्ब्रेन से मिल जाए बाय एनी वे। म्यूकस मेम्ब्रेन का मतलब होता है इंटरनल मेम्ब्रेन, एक्सटर्नल स्किन होती है, इंटरनल मेम्ब्रेन म्यूकस होती है। एक की म्यूकस मेम्ब्रेन दूसरे की म्यूकस मेम्ब्रेन से मिल जाए तो ब्रिज बन जाएगा जिससे वायरस ट्रांसफर हो जाएगा। तो मैं लिख देता हूं, एक म्यूकोजल मेम्ब्रेन अदर पार्टनर की म्यूकोजल मेम्ब्रेन से अगर अटैच हो जाए तो एक बैरियर बन जाएगा, और वो बैरियर जो है बेटा सेक्सुअल कांटेक्ट से भी एड्स ट्रांसफर हो सकता है। नंबर 2 अनस्क्रीन ब्लड ट्रांसफ्यूजन से भी हो सकता है। अनस्क्रीन ब्लड ट्रांसफ्यूजन का मतलब है कि अनस्क्रीन ब्लड ट्रांसफ्यूजन का मतलब है कि जिसके अंदर ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो मगर आपने डोनर को चेक नहीं किया कि डोनर को एड्स तो नहीं है। नंबर 3 इन्फेक्टेड सिरिंजेस। ये रही इन्फेक्टेड सिरिंजेस का मतलब होता है सिरिंजेस को आप क्या कीजिए रीयूज्ड, मल्टीपल, अगर एक सिरिंज मल्टीपल पेशेंट को लगेगी, ये शिदातपुर में हुआ था, मल्टीपल पेशेंट की वजह से मोर देन 100 लोगों को एड्स HIV हो गया था। फिर नंबर 4 सर और किससे होता है? और होता है थ्रू द ओपन वुंड। ओपन वुंड का मतलब खुला जख्म हो सकता है उससे भी। नंबर 5 मदर फ्रॉम मदर टू देयर चाइल्ड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, मदर से उसके चाइल्ड को भी एड्स होने के चांसेस हो सकते हैं। तो दिस ऑल आर द मल्टीपल रूट्स ऑफ ट्रांसमिशन। अब आगे चलते हैं। रूट्स ऑफ ट्रांसमिशन के बाद जो सबसे अहम तरीन बात है वो ये देखते हैं कि एड्स की ट्रीटमेंट क्या है। पहले तो मैं आपको बता दूं एड्स और HIV ये 2 अलग लफ्ज हैं। ज्यादातर लोग एड्स को आपस में मिक्स कर देते हैं, ऐसा नहीं है। जरा सुनिएगा, एड्स एक डिजीज है जिसके साइन और सिम्टम अपीयर होते हैं, ये रहे, तो उसको हम एड्स कहेंगे। HIV एक्चुअली ये एक वायरस है जो कभी कभी बॉडी में एज अ कैरियर स्टेट रहता है विथआउट साइन विथआउट सिम्टम्स, ये रहा। तो एड्स वाला मरीज अलग होता है, HIV वाला मरीज अलग होता है। अगर कहे जैसे ये 2 लोग हैं, ये एड्स का मरीज है तो इसका मतलब है इसके अंदर एड्स के साइन सिम्टम डेवलप हो गए। अगर ये HIV पॉजिटिव है तो HIV पॉजिटिव का मतलब है कि अभी इसमें एड्स के साइन सिम्टम डेवलप नहीं हुए,
अभी तक इसमें बीमारी अपेयर नहीं हुई, अभी तक इसमें बीमारी एक्सप्रेस नहीं हुई, मगर वो अभी भी HIV पॉजिटिव है। अब आगे चलते हैं। एड्स में जो सबसे अहम तरीन बात है वो कहलाती है, हम उसको बोलते हैं अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन। ये रहा। सर व्हाट डज अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन मीन्स? अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन का मतलब होता है इट इज कॉल्ड एज सेकेंडरी इन्फेक्शन। ये रहा। एड्स के बाद, एड्स में चूंकि इम्यून सिस्टम डिस्ट्रॉय हो जाता है तो एड्स के बाद जो दूसरी बीमारी होगी वो उससे मर जाएगा। यानी एड्स के बाद अगर उसको नमूनिया हो गया, एड्स के बाद अगर उसको टाइफाइड हो गया, एड्स के बाद अगर उसको बेटा ट्यूबरक्लोसिस हो गया, तो ये बीमारी उसको जो है बेटा दे हैव हाई मोर्टेलिटी रेट। हाई मोर्टेलिटी रेट का मतलब है कि फिर उसका मरना करीब है। तो याद रखिएगा कि एड्स में ये अहम तरीन चीजें, और एड्स हैव नो वैक्सीनेशन प्रोग्राम। एड्स का अभी कोई वैक्सीनेशन स्टार्ट हुई ही नहीं है। एड्स हैव नो एनी वैक्सीनेशन प्रोग्राम। एड्स हेपेटाइटिस बी की अभी तक कोई वैक्सीनेशन आई नहीं है। मैं अपनी बात आगे लेके चलता हूं। व्हाट आर द ट्रीटमेंट? ये ट्रीटमेंट कोई एब्सोल्यूट ट्रीटमेंट नहीं है, ये ट्रीटमेंट प्रिवेंशन ट्रीटमेंट नहीं है। दे नो प्रोवाइड एनी प्रिवेंशन, दे नो प्रोवाइड एनी एब्सोल्यूट ट्रीटमेंट। ये सिर्फ सपोर्टिंग ट्रीटमेंट है। सपोर्टिंग ट्रीटमेंट को हम लोग कहते हैं पैलिएशन, पैलिएटिव ट्रीटमेंट। ये रही। अब जरा मेरी बात सुनिएगा, अब जरा मेरी बात समझिएगा। 3 चीजें पूरी दुनिया में एड्स के बारे में की जाती हैं। एक बोला जाता है कि एजिडोथाइमिडिन, कहा जाता है कि इसका एड्स में एक अच्छा रोल है, खास तौर पर ये एंटी HIV है, ये एंटी HIV ड्रग है। नंबर 2 राइबावायरिन। ये राइबावायरिन के लिए कहा जाता है कि इट इज एंटी हेपेटाइटिस। ये हेपेटाइटिस के लिए अच्छी है, मगर एड्स में भी इसका रोल है। और नंबर 3 स्यूमेरिन। स्यूमेरिन वो टैबलेट है जो कहलाती है एंटी पैरासाइटिक। एंटी पैरासाइटिक का मतलब है कि ये है तो पैरासाइट के खिलाफ, मगर इसका HIV, इसका एड्स में काफी रोल है। अब जाहिर सी बात है कि एड्स एक खतरनाक बीमारी है जिसका अभी तक प्रॉपर तरीके से इलाज नहीं आया। एड्स लाइलाज बीमारी है। तो किस तरह से हम एड्स की प्रिवेंशन करें फ्रॉम कम्युनिटी से, एड्स को फैलने से कैसे बचाएं? नंबर 1 लिमिटेड सेक्सुअल कांटेक्ट, सिंगल सेक्सुअल पार्टनर होना चाहिए। नंबर 2 स्क्रीन हुआ और क्रॉस मैच हुआ जो है बेटा वो ब्लड ट्रांसफ्यूजन होना चाहिए। ये रहा। नंबर 3 डिस्पोजेबल हम सिरिंज इस्तेमाल करें, यूज इन अ वंस, एक दफा इस्तेमाल किया उसके बाद खत्म। नंबर 4 जो ऑपरेटिव इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ऑपरेटिव इंस्ट्रूमेंट्स जो इस्तेमाल होते हैं सर्जरी में, जो इस्तेमाल होते हैं डेंटल सर्जरी में, वो सब के सब प्रॉपर तरीके से बेटा क्या होने चाहिए? स्टेरिलाइज्ड होने चाहिए। नंबर 5 जो प्रेगनेंसी है उसमें अवॉइड करें एनी टाइप ऑफ इंजेक्टेबल, इंजेक्शन वगैरह में आप एहतियात करें। प्रेगनेंसी में अगर कोई एड्स ज़्यादा इंजेक्शन लग गया तो वो उसको भी हो सकता है। और प्रॉपर तरीके से अगर हम ड्रेसिंग करें, प्रॉपर तरीके से अगर हम स्टेरिलाइज्ड जो है बेटा वो ड्रेसिंग इस्तेमाल करें तो उससे एड्स फैल सकता है। तो हमें कम्युनिटी के अंदर हमें प्रिवेंशन के बारे में बताना है कि एड्स को फैलने से कैसे रोक सकते हैं। तो एड्स का मैंने आपको बताया व्हाट आर द डिफरेंट AIDS, एड्स का डिफरेंट नाम,
कि उसके कौन से नाम के मतलब हैं। फिर मैंने आपको बताया कि इम्यून सिस्टम कैसे डिस्ट्रॉय करता है। बेटा वो डिस्ट्रॉय करता है हेल्पर टी सेल्स, एड्स, और इसके अंदर इम्यून सिस्टम डिस्ट्रॉय होता है। ये साइन सिम्टम्स हैं, ये नर्वस सिस्टम, ये रूट्स ऑफ ट्रांसमिशन है, और ये एड्स की ट्रीटमेंट है। ये अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन, एड्स से कोई नहीं मरता, जो उसके बाद जो सेकेंडरी इन्फेक्शन होते हैं उससे मरता है। थैंक यू वेरी मच बेटा। लास्ट टॉपिक वैरायटी ऑफ लाइफ का, उसका नाम है हेपेटाइटिस। अनदर इम्पॉर्टेंट टॉपिक विच इज रिलेटेड टू योर फर्स्ट ईयर एंट्रेंस टेस्ट। मैंने पहले भी जिक्र किया, आज फिर बता रहा हूँ। 14 चैप्टर, 14 चैप्टर का फर्स्ट ईयर का और 13 चैप्टर का इंटर का आपका बायोलॉजी का कोर्स है। 27 चैप्टर्स हैं। हमें कंसिस्टेंसी से आगे बढ़ना है। हम पढ़ते हैं हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस में ये कहलाता है हेपेटोसाइट्स। हेपेटोसाइट्स का मतलब होता है लीवर के सेल, और मेडिकल की एक टर्मिनोलॉजी है ITIS, इसका मतलब होता है इन्फेक्शन। तो लीवर के सेल के इन्फेक्शन को हेपेटाइटिस कहते हैं। इट इज़ वेरी इन्फेक्शियस, इट इज़ हाईली इन्फेक्शियस, it is highly infectious viral disease which destroy liver cells। ऐसी खतरनाक बीमारी जो लीवर के सेल्स को मार दे, ख़त्म कर दे, और ये वाली बीमारी कहलाती है, इट इज़ आल्सो नोन एज कम्युनिकेबल डिजीज़। व्हाट इज़ कम्युनिकेबल डिजीज़ मीन्स ऐसी डिजीज़ जो कम्युनिटी में फैले। हेपेटाइटिस की ख़ास बात क्या है, इसके अंदर एक स्टेट आती है जिसको बोलते हैं कैरियर स्टेट। ये रहा कैरियर स्टेट का मतलब ऐसी बीमारी जो होती है विथआउट एनी साइन, विथआउट एनी सिम्टम्स। सिम्टमलेस डिजीज को हम लोग बोलते हैं कैरियर। ऐसा शख्स जिसके अंदर वायरस डिवाइड हो रहा है, फल फूल रहा है, जिसके अंदर वायरस पूरी बॉडी में फैला है, मगर अभी तक उस आदमी के अंदर उस वायरस का, हेपेटाइटिस का साइन सिम्टम डेवलप नहीं हुआ, तो उसको हम लोग कहते हैं हेपेटाइटिस। आगे चलते हैं। व्हाट आर द साइन एंड व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस के साइन सिम्टम्स क्या होते हैं? पहला जो साइन है उसको कहते हैं जॉन्डिस। जॉन्डिस का मतलब होता है येलोइश डिस्कलरेशन ऑफ आई, ये रहा, जिसमें आंखें पीली हो जाएं। उर्दू में हम पीलिया, सिंधी में साई कहते हैं, जिसको पीलिया हो जाए। जॉन्डिस सबसे पहली निशानी है हेपेटाइटिस की। नंबर 2, लीवर इनलार्जमेंट। हेपेटाइटिस के अंदर लीवर का साइज बढ़ जाता है। और नंबर 3 उसको होते हैं एब्डोमिनल पेन, एब्डोमिनल क्रैम्प्स। उसके पेट में अच्छा खासा दर्द होता है। पेशेंट आपके पास आएगा तो उसे जनरलाइज्ड वीकनेस होगी, जनरलाइज्ड बॉडी पेन होगा, जनरलाइज्ड वीकनेस होगी, और उसकी होगी लिथार्जिक कंडीशन। ये लिथार्जिक कंडीशन का मतलब होता है जब बंदे को पूरे जिस्म में पेन हो और वीकनेस हो। फिर नंबर 4, हाई ग्रेड फीवर होगा उसमें, हेपेटाइटिस में हाई ग्रेड फीवर। दिस इज नंबर 4, दिस इज नंबर 5। नंबर 6, हेपेटाइटिस की एक और प्रॉब्लम क्रिएट होती है। हेपेटाइटिस का आप यूँ समझ लो एंड स्टेज है, और उसको कहते हैं एसाइटिस। एसाइटिस का मतलब होता है जब पेरिटोनियल कैविटी के अंदर बहुत ज़्यादा फ्लूइड एक्सेसिव अमाउंट में
अगर स्टोर हो जाए तो उसको कहते हैं एसाइटिस। एसाइटिस एक ऐसा मेडिकल का लफ्ज़ है जिसका मतलब आपने सुना होगा कि इस हेपेटाइटिस के मरीज़ के पेट में पानी भर गया। तो पेट में पानी भर गया का मकसद क्या है? इसका मतलब है कि उसके पेरिटोनियल कैविटी के अंदर जो है बेटा, पेरिटोनियल कैविटी में पेरिटोनियल फ्लूइड एक्सेसिव अमाउंट में जमा हो गया। मैं आपको आगे वक्तन फवक्तन इसके साइन सिम्टम बताता रहूँगा। एक सबसे पहला पढ़ते हैं हम हेपेटाइटिस ए, ये रहा हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी। ए बी सी की कोई लॉजिक नहीं है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, इसकी कोई लॉजिक नहीं है। ये इन्होंने नाम रखे अकॉर्डिंग टू अल्फ़ाबेट। तो ए फॉर कुछ भी नहीं है, बी फॉर, सी फॉर कुछ भी नहीं है, ये हेपेटाइटिस के नाम है। हेपेटाइटिस ए जो है उसको हम लोग कहते हैं कि ये वो वायरस है जो एनवलप वायरस है, एनवलप प्लस स्ट्रैंड आरएनए वायरस है। ये रहा एनवलप प्लस स्ट्रैंड आरएनए वायरस। और ये वो वायरस है जिसके बारे में कहा जाता है कि ये थ्रू द कंटामिनेटेड वाटर, थ्रू द कंटामिनेशन ये ट्रांसमिट हो जाता है। तो आप यूँ समझ लें कि इट इज़ कॉमन हेपेटाइटिस विच इज स्प्रेड इन कम्युनिटी, जो आसानी से स्प्रेड हो जाए और उसकी इजीली ट्रीटमेंट हो, वो कहलाता है हेपेटाइटिस ए वायरस। इजीली आप यूँ कह सकते हैं फैलने वाला। और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मदर टू देयर चाइल्ड ये हेपेटाइटिस का वायरस भी बेटा क्या हो सकता है? ट्रांसमिट हो सकता है। तो हेपेटाइटिस ए होता है थ्रू द कंटामिनेटेड फूड, कंटामिनेटेड वाटर, कंटामिनेटेड एनवायरनमेंट के ज़रिए फैल सकता है। फिर हम लोग पढ़ते हैं आगे जिसका नाम है हेपेटाइटिस बी। ये रहा, मैंने आपसे पहले भी जिक्र किया था, ए बी का कोई मतलब नहीं है। हेपेटाइटिस बी को हम लोग कहते हैं इट इज़ नोन एज सीरम हेपेटाइटिस। ये रहा, सीरम हेपेटाइटिस का मतलब है कि ये पूरे ब्लड में फैलता है, तो दे कैन काज ब्लड पॉइजनिंग, तो इट इज़ नोन एज सीरम हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस बी की ख़ास बात यह है कि ये बी रीट्रोवायरस की कैटेगरी में आता है। रीट्रोवायरस से मुराद है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। रीट्रोवायरस, और आपको मालूम है आपने रीट्रोवायरस और पढ़ा होगा HIV यानी एड्स में। ये भी एनवलप वायरस है और ये भी RNA वायरस है, और इसको कहते हैं अनयूजुअल डबल स्ट्रैंड RNA वायरस। ये वायरस पूरी वर्ल्ड वाइड, ये पैंडेमिक तौर पर ये वायरस जो है बेटा वो स्प्रेड हुआ है। क्यों स्प्रेड हुआ है? क्योंकि इसमें होती है कैरियर स्टेट। जैसा कि मैंने आपको बताया, कैरियर स्टेट का मतलब होता है द स्टेट मीन्स सिम्टम लेस डिजीज। ये रे ऐसा शख्स जिसके अंदर हेपेटाइटिस बी का वायरस है मगर अभी तक उसमें साइन सिम्टम डेवलप नहीं हुए, तो वो कहलाता है हेपेटाइटिस बी वायरस। कम्युनिटी में ये वायरस बड़ी जल्दी फैलता है। किसके ज़रिए फैलता है? थ्रू द सेक्सुअल कॉन्टैक्ट। किसके ज़रिए फैलता है? थ्रू द वही बात जिसे मैंने बताया था, अनस्क्रीन ब्लड ट्रांसफ्यूजन। कैसे फैलता है? थ्रू द ऑपरेटिव इंस्ट्रूमेंट्स के ज़रिए। कैसे फैलता है? थ्रू द इन्फेक्टेड सिरिंजेस के ज़रिए। ये रहा। और जो मेन बात वो क्या है, ये वायरस जो है ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ऑपरेटिव इंस्ट्रूमेंट्स, इन्फेक्टेड सिरिंजेस एंड थ्रू द प्लेसेंटा दे वायरस क्रॉस प्लेसेंटा फ्रॉम मदर टू देयर चाइल्ड। फिर हम लोग पढ़ते हैं हेपेटाइटिस सी वायरस। ये रहा हेपेटाइटिस सी वायरस, वो भी कहलाता है इट इज़ आल्सो नोन एज एनवलप प्लस स्ट्रैंड RNA वायरस।
ये रहा एनवेलप प्लस स्ट्रेन आरएनए वायरस, ये वायरस करवाता है लीवर कैंसर जिसको बोलते हैं हेपाटोसेलुलर कार्सिनोमा। हेपेटाइटिस सी वायरस ये ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे अक्सर स्टूडेंट्स कहते हैं कि पहले हेपेटाइटिस ए होगा, फिर अगले 3-4 दिन बाद बी होगा, फिर सी होगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। ये तीनों की तीनों डिफरेंट स्पीशीज हैं और डिफरेंट इसकी कैटेगरी है। ये देखिएगा, पहले लीवर का साइज नॉर्मल होगा हेपेटाइटिस सी में, फिर लीवर का साइज, फिर लीवर जो है दे बिकम इन लार्ज, फिर लीवर का साइज बढ़ेगा। मेरी बात फिर सुनिएगा, फर्स्ट स्टेज में लीवर का साइज नॉर्मल रहेगा, सेकंड स्टेज में लीवर का साइज इंक्रीज हो जाएगा, हेपेटोमेगैली कहते हैं उसको, और लास्ट में द लीवर साइज बिकम श्रिंक। और जब लीवर श्रिंक हो जाए थर्ड स्टेज में, तो इसको कहते हैं कि नाउ देयर इज इरिवर्सिबल स्टेज। अब इस पेशेंट को बचाना मुश्किल है जिसका लीवर का साइज श्रिंक हो जाए, बिकॉज नाउ देयर इज नो अदर ट्रीटमेंट अदर देन लीवर ट्रांसप्लांटेशन। फिर हेपेटाइटिस सी का वही रूट ऑफ ट्रांसमिशन है, फ्रॉम मदर टू देयर चाइल्ड फ्रॉम ऑपरेटिव इंस्ट्रूमेंट, बिकॉज इट इज आल्सो कॉल्ड एज कम्युनिकेबल डिजीज। तो हम लोगों ने ये पढ़ा था कि एक हेपेटाइटिस बी की और एक HIV की कोई वैक्सीनेशन अभी तक नहीं आई। हेपेटाइटिस बी जो है वो सीरम हेपेटाइटिस कहलाता है, मतलब ऐसा हेपेटाइटिस जो ब्लड में बड़ी जल्दी से स्प्रेड होता है। तो 3 हेपेटाइटिस हमने पढ़े। इस तरह से हमारा चैप्टर नंबर 5 ख़त्म हुआ, हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी। थैंक यू वेरी मच।